Hello my dear students, once more you are welcome to Exambia. We have been discussing fixed prepositions. पिछली बार हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशन के दो तीन वर्ड आपको बताए थे। डील के साथ क्या क्या लगता है, डील के साथ इन लगता है, विद लगता है, आउट लगता है। डाई के साथ कई सारे प्रीपोजिशन बताए थे, किन कंडीशंस में ऑफ लगेगा, फ्रॉम लगेगा, फार लगेगा, बाय लगेगा, इन लगेगा, वो डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स प्रीपोजिशन के सीरियल में चल रहे हैं और उसी सीरियल में बढ़ते हुए आज आपके साथ कुछ वर्ड्स हम लेके आए हैं। ग्रुप वर्ड्स हैं ये। ग्रुप वर्ड का पिछली बार एक वर्ड डिस्कस किया था ना, डाई के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस। आज क्या ले रहे हैं? आज ग्रुप वर्ड ले रहे हैं। एक जैसे ग्रुप से मिलते हुए बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे आज का जो ग्रुप वर्ड है वो ग्रुप वर्ड किस चीज़ का है? रोका जाना। रोका जाना, ठीक है। डायग्राम अच्छा बन गया है, बिना कोशिश किए। कोशिश करते तो अच्छा न बनता। ठीक है, तो रोका जाना ये ग्रुप वर्ड है। अब रोका जाना के लिए हम लोग कई सारे वर्ड यूज करते हैं, जैसे फॉरबिड यूज करते हैं, प्रोहिबिट यूज करते हैं, रिफ्रेन यूज करते हैं, प्रिवेंट भी यूज करते हैं किसी को कोई कार्य करने से रोकने के लिए। डिबार भी होता है किसी को कोई कार्य करने से रोक देना, लेकिन ये अयोग्यता के आधार पर होता है। किसी चीज़ में आप एलिजिबल नहीं है, अयोग्य हैं, तो रोक दिया गया। एब्सटेन का मतलब होता है आप खुद ही किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखते हैं, तो इसके लिए एब्सटेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप शराब नहीं पीते हैं तो क्या होगा? यू एब्सटेन फ्रॉम लिकर। जिस काम से भी आप दूर रहते हैं, अगर आप बैड बॉयज़ की कंपनी से दूर रहते हैं तो यू डिबार योरसेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, ऐसे यूज किया जाएगा। तो इनके बाद अब जिन चीज़ों से भी दूर रहते हैं या जिन चीज़ों से भी आपको रोका जाता है, तो ये एक कंपनी है, ये एक परिवार है। कहाँ से कहाँ तक? प्रोहिबिट, रिफ्रेन, प्रिवेंट, डिबार और एब्सटेन, ये एक फैमिली के हैं, मतलब एक ही बाप की औलाद हैं ये सब के सब। और जो फॉरबिड है ना, ये पटीदार है। पटीदार मतलब समझ में आ रहा है ना? सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छे दुश्मन दोनों होते हैं, ठीक, दोनों। तो ये प्रोहिबिट की केस में हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? टू। और वर्ब आ गई तो इसके साथ क्या लगेगी? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक, टू लगेगा, मतलब प्रोहिबिट फॉरबिड के बाद। बाकी ये जितने भी हैं, प्रोहिबिट हुआ, रिफ्रेन हुआ, प्रिवेंट हुआ, डिबार हुआ, इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या है? प्रीपोजिशन इज फ्रॉम। फ्रॉम के बाद अगर वर्ब आती है तो क्या लगेगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस में लगती है? फर्स्ट फॉर्म में लगती है। ये आप लोगों को भली भांति पता है। अब हम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे ना लिखें, बात एक ही है, ठीक है। आईएनजी लगाना होगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगी। या फिर अगर कोई नाउन आता है तो नाउन में तो आईएनजी ज़बरदस्ती नहीं लगाएंगे ना भैया, कि वर्ब मतलब अगर लिखा है बिस्किट तो ही एब्सटेन्स फ्रॉम बिस्किटिंग, तो नहीं कर देंगे कि बिस्किट में आईएनजी लगा दें। ही एब्सटेन्स फ्रॉम चॉकलेटिंग कर दिया, तो ज़बरदस्ती आईएनजी मत लगा देना। कुछ लोग लगा देते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना। वर्ब हो तो आईएनजी फॉर्म में आएगी और इसको जेरंड कहेंगे, और अगर वर्ब नहीं है तो नाउन लगाइए। तो ये है दो पैटर्न। एक समझिए, रोका जाना फैमिली की ये वर्ब्स हो गई। इन वर्ब्स के बाद एक है जिसके साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बाकी सब के साथ फ्रॉम लगेगा और उसके साथ जेरंड फॉर्म लगती है इनकी, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। अब ये मत पूछना कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। नीड नॉट टू मेंशन द नेम ऑफ एग्ज़ाम। एवरी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, इस तरह की वर्ब्स आती हैं। चलिए कुछ चेक कर लेते हैं, आपको एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं इसके। मान लीजिए कि आप किसी से पास मिला और जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। पास लेके मूवी देखे जा रहे हैं, पता लगा वो 12 से 3 का पास था, आप 3 से 6 में जा रहे हैं। तो वॉचमैन ने रोक लिया। आप कहेंगे अरे हम पास लिए हैं, तो कह रहा है पास वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सपोज करिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि यू आर डिबार्ड, ऐसे लिखा गया, यू आर डिबार्ड डैश एंटरिंग द हॉल ऑन बिहाफ ऑफ इनवैलिड पास। अब आपके पास ऑप्शन है टू, फॉर, फ्रॉम और बाय। ये चार ऑप्शन मिल गया। क्या करेंगे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है, टू लगेगा नहीं, एक कैंसिल हो गया, इनवैलिड हो गया। बचे तीन, आपके पास तीन बचे हैं। इन तीनों में क्या करोगे? डिबार के साथ तो फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा लगता है? फ्रॉम। तो ये आपका आंसर हुआ।
बाकी और इसमें आंसर नहीं हो सकते। क्यों? ये मसला है फिक्स प्रीपोजिशन का, ठीक है। बंदर की पूंछ शेर के पीछे नहीं लगा सकते, शेर की पूंछ बंदर के पीछे नहीं लगा सकते, जिसकी पूंछ जहाँ लगानी है वही लगेगी। तो आप वैसे ही इसका को लगभग मामला समझ लीजिए, ठीक। अगर आप कोई चित्र बना रहे हैं, सपोज एक बंदर का चित्र बनाएंगे, तो बंदर के चित्र में क्या आप बिल्ली की पूंछ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो सेम यहाँ पर हो गए, दीवार के साथ आप फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रॉम ही लगाएंगे, इसके अलावा और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। दिस वाज द मैटर जो हम कहना चाह रहे थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, एक आध दो वर्ड और आपको बताते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, दो तीन परिवार के वर्ड्स आपको बताएंगे बस। उसके बाद देखिए, मस्त रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। अगला है हमारा प्रोवाइड, सप्लाई या फर्निश। एक फैमिली है, उपलब्ध कराना, ठीक, उपलब्ध कराना, किसी को कोई चीज़ उपलब्ध कराना। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि सर हमारे पास इडियम फ्रेजेस की कोई लिस्ट नहीं है, तो हम आपको इडियम फ्रेजेस की लिस्ट उपलब्ध कराएंगे। या कभी कभी बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, कहते हैं सर हॉस्टल दिला दीजिए, तो हम उनको हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो जब हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो वही जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक, किसी भी तरह की सुविधा हो सकती है, वो इंटेलेक्चुअल भी फैसिलिटी हो सकती है, या थिंग के रूप में हो सकती है, ठीक है, या एडवाइस के रूप में हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो उपलब्ध कराने के लिए हम कई सारे वर्ड यूज करते हैं किसी को जब हम कोई चीज़ उपलब्ध कराते हैं। एक तो उपलब्ध कराने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोवाइड। जनरल सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? एक वर्ड प्रोवाइड यूज करते हैं। थोड़ा इकोनॉमिक्स में इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है सप्लाई, ठीक, इकोनॉमिक्स में सप्लाई वर्ड यूज किया जाता है। अगर ये दिनेश सर पढ़ा रहे होते तो सप्लाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक। और थोड़ा सा लिटरेरी टाइप के लोग होते हैं जो, जैसे शशि थरूर टाइप के, तो वो इसी के लिए क्या यूज करेंगे? फर्निश। थोड़ा समझ ही रहे होंगे ना कि लेवल बढ़ जाता है, तो प्रोवाइड और सप्लाई कॉमन वर्ड होता है जो हर आदमी यूज करता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी सप्लाई वर्ड यूज कर लेता है। तो ये लोग सप्लाई नहीं, काम वही करेंगे लेकिन वर्ड बदल देंगे। वो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फर्निश। और ज़रूरत पड़ी तो प्रेजेंट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो कम यूज में है, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत अनकॉमन वर्ड नहीं पूछा जाता है। तो ये तीन वर्ड आप अपने ध्यान रखिए। तो प्रोवाइड है, सप्लाई है, फर्निश है। इनके बाद हम प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? फिक्स प्रीपोजिशन का मसला यहाँ भी आता है। ये तीनों भाई, ठीक, तीनों भाई हैं, इनके साथ दो तरह का प्रीपोजिशन यूज होता है। किसी को हम कोई चीज़ उपलब्ध कराते हैं तो इनमें दो प्रोसीजर लगेगा। प्रोसीजर क्या होगा? समबडी डैश समथिंग या समथिंग डैश समबडी, ठीक, ध्यान रखिएगा वर्ड कैसे लिखे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मसला है यहाँ पर। अगर प्रोवाइड, सप्लाई या फर्निश के बाद आपने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन यूज़ कर दिया और थिंग बाद में लिखा, जिस व्यक्ति को सप्लाई किया गया वो पहले, जो थिंग सप्लाई की गई वो बाद में, ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या लगाना होता है? विद लगाना होता है। यू मे फील ऑकवर्ड, ठीक, मुझे यकीन है कि आपको ये विद लगाना बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ऑकवर्ड लग रहा होगा। और याद रखिए कि एग्जामिनर, पेपर सेटर को भी ये पता है कि व्हाट यू विल फील ऑकवर्ड, क्या आपको ऑकवर्ड लगेगा? दे नो वेरी वेल। और वही वो पूछते हैं, जो आपको ऑकवर्ड लगेगा वही पूछते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तब एक तरह की डायलेमा की कंडीशन होती है। डायलेमा की कंडीशन क्या होगी? आपको पढ़ने में ठीक तो ये लग रहा है पर ग्रामेटिकली वो ठीक होता नहीं है, ठीक, ये सिचुएशन आई। और अगर थिंग पहले आ गई है, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसी वर्ब्स जिनमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट लगते हैं साथ में, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट लगता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लगता है, हिंदी में द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसमें अगर हम थिंग को पहले यूज कर दिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज कर दिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज किए, तो ऐसी सिचुएशन में प्रीपोजिशन क्या लगाना होगा आपको? ऐसी सिचुएशन में प्रीपोजिशन हमारा लगता है टू, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड लगाने की बात है और यही तीन है, इन तीनों के साथ ये सिचुएशन बनती है, ठीक। तो चलिए आप समझ गए होंगे, अच्छे से दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग और प्रोवाइड समथिंग टू समबडी।
सेम चीज़ इन लोगों के साथ लागू होती है। मैं एग्जाम्पल जो आपको दूंगा वो प्रोवाइड में नहीं दूंगा, सप्लाई में दूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रोवाइड की आपको आदत पड़ चुकी है। तो सप्लाई में इसका एग्जाम्पल देंगे, 2 एग्जाम्पल बैक टू बैक, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको देने जा रहे हैं एग्जाम्पल। ये आपका माइंड टेस्ट होगा। अब ये इंतज़ार मत करिएगा कि जब मैं पूछूं तब आप बताइएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मेरे लिखते लिखते आप आंसर सोच लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, दे सप्लाइड अस डैश एवरीथिंग वी नीडेड। उन्होंने हमें हर वो चीज़ उपलब्ध कराई जिसकी हमें ज़रूरत थी। दूसरा सेंटेंस है, दे सप्लाइड एवरीथिंग डैश अस वी नीडेड। ये क्वेश्चन हुआ। अब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है विद और ऑप्शन ई है बाय। ये ई कहाँ से आ गया? डी आया ही नहीं। तो आप कहेंगे अंग्रेजी के टीचर अल्फाबेट भूल गए। ठीक, कभी कभी होता है, समंदर में प्यास लगती है, ठीक है ना। तो कभी समंदर प्यासा होता है, इसको क्या कहते हो? आयरनी, विरोधाभास, इसी को कहते हैं। तो अंग्रेजी के टीचर को कभी कभी अल्फ़ाबेट भूल, कभी कभी हम लोगों को स्पेलिंग की कन्फ्यूजन होने लगती है, ठीक। तो लिखते रहते तो अचानक लगता है कि ये स्पेलिंग है कि नहीं है, कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है, वो सबको होती है। मैथ के टीचर को कभी भी 2 दूनी 5 एक बार मुँह से निकल गया ना, तो बार बार 2 दूनी 5 ही निकलता है, वो हो जाता है कभी कभी। उसके बाद घंटा भर सर पटकेंगे, 2 दूनी 5 ही आएगा। फिर घर जाएंगे, थोड़ी देर में दिमाग उतरेगा, तब उनका मन करता है बाल पकड़ के नोचें, ऐसी गलती क्यों कर रहे थे। तो ये हर टीचर के साथ होता है, ठीक। तो अब चलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन भरते हैं हम लोग, ठीक है। मेरी बात सही ना लगे तो सौरभ सर से पूछिएगा, ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो दे सप्लाइड अस डैश एवरीथिंग। सप्लाई हमारा हमारी मेन वर्ब है दोनों सेंटेंस में। यहाँ देखिए कि पहले अस लिखा है, बाद में एवरीथिंग लिखा है। तो अस क्या हुआ? समबडी, और एवरीथिंग क्या है? समथिंग है। तो जब हम किसी चीज़, किसी व्यक्ति को कोई सी सप्लाई करते हैं और पर्सन पहले लिखा हो, थिंग बाद में, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है, तो ऐसे जगह पर हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? विद। दे प्रोवाइडेड अस विद एवरीथिंग या दे सप्लाइड अस विद एवरीथिंग। आपको विद अटपटा लग रहा होगा, पक्का मुझे 100%, 100 नहीं 110% यकीन है, आपको अजीब सा लग रहा होगा ये पढ़ने में, पर वो जो अजीब सा लग रहा है ना, वही सही है। कभी कभी कड़वी दवा ज़्यादा फायदा करती है, तो वही समझिएगा इसको। अच्छा ना लगे तो सही है, हालांकि ये बात हर मामले में ठीक नहीं होती है कि जब अच्छा ना लगे तो सही, जो अच्छा नहीं लग रहा है वही सही कर दें, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा है दे सप्लाइड एवरीथिंग। देखो फिर वही बात जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे, एवरीथिंग में हम एवरी लिखे हैं, थिंग लिखना भूल ही गए, ठीक। ऐसे ही होता है, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, प्रूफ नहीं है आपके पास कि मैंने लिखा नहीं है। तो दे सप्लाइड एवरीथिंग। अब एवरीथिंग क्या हो गया? एवरीथिंग हो गई हमारी समथिंग। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है, तो हम क्या लगाते हैं? टू। हमको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं और ना आपको होनी चाहिए। अगर आपने फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रखा है, इफ़ यू हैव स्टडीड एंड हैव एनफ नॉलेज ऑफ फिक्स प्रीपोजिशंस, यू विल नॉट नीड, ठीक, यू विल नॉट नीड टू फाइंड आउट, या यू विल नॉट नीड टू एक्सप्लोर ऑप्शंस। आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो व्हाट इज़ द आंसर, जस्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट which option is your answer. आंसर यू नो ऑलरेडी। फिक्स प्रीपोजिशन में आंसर आपको पता है कि इसके बाद ये लगेगा। अब ये देखना रहता है कि टू ए है में, एक बी में, कि सी में, कि डी में, बस इतनी ही चीज़ होती है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड्स होने हैं, 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ने में जितनी देर लगती है बस उतनी देर लगेगी, बस फिक्स प्रीपोजिशन आपको पता है। तो एक बात ये हो गई, हमने 2 परिवार के वर्ड्स आपके सामने कर डाले। चलिए एक परिवार का वर्ड और कर लीजिए, फिर आपको छुट्टी देते हैं। 3 परिवार, बस। पिछली बार भी 3 परिवार,
इस बार भी 3 परिवार, ऐसे 3-3 करते करते 300 हो जाएंगे। परेशान क्यों होते हो? ठीक, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ से डिवाइड किया, अब देखिएगा कितने वर्ड इसी में निकल के आते हैं। एक वर्ड होता है सरप्राइज, यू नो व्हाट इज सरप्राइज। एक सरप्राइज होता है और एक वर्ड होता है सरप्राइजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच में इन दोनों में फ़र्क है। ठीक, सरप्राइज और सरप्राइजिंग। तो सरप्राइज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड लिखिए, एडजेक्टिव बनाना है। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। और सरप्राइजिंग का मतलब क्या होगा? आश्चर्यजनक। क्या अंतर होगा दोनों में? आश्चर्यचकित और आश्चर्यजनक में क्या फ़र्क है? दोनों एडजेक्टिव हैं, ध्यान रखिएगा। सरप्राइज्ड एंड सरप्राइजिंग बोथ आर एडजेक्टिव बाय पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सरप्राइजिंग एंड सरप्राइज्ड? ये पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है। ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जो चौंकेगा उसके लिए। मैं आश्चर्यचकित था। और आश्चर्यजनक क्या चीज़ होती है? वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है, मतलब एक्टर को। जैसे आपका प्रोग्राम, जैसे आपका रिजल्ट है, आपका कोई प्रोग्राम है, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुश हो गया, तो प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम होगा सरप्राइजिंग, और जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? सरप्राइज्ड। ऑडियंस वर सरप्राइज्ड और प्रोग्राम वाज सरप्राइजिंग। उल्टा ना करना कि प्रोग्राम वाज सरप्राइज्ड और ऑडियंस वर सरप्राइजिंग, तो ऐसा ना कर देना। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव में फ़र्क होता है। और जब फ़र्क होता है तो प्रीपोजिशन आल्सो विल वेरी, तो प्रीपोजिशन में भी वेरिएशन आएगा। और ये आश्चर्यचकित और आश्चर्यजनक के जितने भी चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई मिले, सबके सबको यहीं पे जोड़ डालो। तो जोड़ो, एक होता है सरप्राइज्ड और इन्हीं का बड़ा भाई है अमेज्ड, अमेज्ड हो गया। और इन्हीं का एक और भाई है टेकन अबैक, ये हो गया। ठीक है, स्टार्टल, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, टेकन अबैक, ये वर्ड हो गए। अब यहाँ आ जाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। ठीक, अब टेकिंग अबैक नहीं होगा, एडजेक्टिव की तरह नहीं बनता है। ठीक है, और अमेजिंग हो गया। हाँ ठीक है, ये 2 वर्ड रखो। हैं तो और भी, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करेंगे। ये है आपका 2 वर्ड। किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ठीक, तो सरप्राइज्ड और अमेज्ड और टेकन अबैक के बाद आपका जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो होता है एट। ठीक, और एट समथिंग। ठीक, एट समथिंग। और जो सरप्राइजिंग और अमेजिंग होगा, इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या होगा? टू। टू के बाद क्या लगेगा? समबडी, कोई पर्सन, किसी पर्सन के लिए वो सरप्राइजिंग होगा। ठीक, सर्कल हमने गलत बिरादरी की कर दी, इनकी करनी चाहिए थी। ठीक है, सरप्राइजिंग किसी पर्सन के लिए होगा तो टू होगा, और सरप्राइज्ड किसी बात पर होंगे तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। एग्जाम्पल नीचे 2 लाइन लिखने भर की जगह है, हाँ आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम कहें कि ब्लैक से ही लिखें, मुझे काला रंग बड़ा खूबसूरत लगता है। वी वर सरप्राइज्ड, हमने लिखा वी वर सरप्राइज्ड डैश हिज परफॉर्मेंस। वी वर सरप्राइज्ड डैश हिज परफॉर्मेंस, ये लिखा हमने। ठीक है, वी वर सरप्राइज्ड डैश हिज परफॉर्मेंस। दूसरा क्वेश्चन है कि हिज परफॉर्मेंस वाज सरप्राइजिंग डैश अस, ऐसे लिखा। ठीक, अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा हमें क्या लगानी है। अगर आपको ऑप्शन में एट विद लग दिया है, एट विद टू, ऑप्शन क्या मिल रहा है? एट विद टू और ऑन, 4 ऑप्शन दे दिया आपको। एट है, विद है, टू है और ऑन है। ठीक, तो आप कहाँ क्या लगाएंगे? ठीक है, तो कहीं कहीं पर तो ऑन की भी लालच आ रही है, जैसे यहाँ है वी वर सरप्राइज्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, ये भी अच्छा ही लग रहा है।
वी वर सरप्राइज्ड एट हिज परफॉर्मेंस, ठीक ठाक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। तो पहले आप क्या लगाएंगे? जब हम कहते हैं सरप्राइज्ड, हम आश्चर्यचकित थे किसी की परफॉर्मेंस पर, तो वाकई में क्या लगेगा? आपका एट लगेगा। और हिज परफॉर्मेंस और सरप्राइजिंग, तो सरप्राइजिंग के बाद आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर टू लगाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी के आधार पर ये सारा रूल था। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों परिवार की आपने अच्छे से पोस्टमार्टम कर ली होगी। ठीक है, इन फर्दर अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आई बिलीव यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी एंड आई एम श्योर यू विल बी श्योर अबाउट योर आंसर। ठीक, तो इसी तरह से और वीडियो में हम लोग आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे। आप कोऑपरेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।